steady, good, shabash. Or no other variable is affecting the results at the same time. और इनफैक्ट किया भी हमने इसी बात को था। और बात हमें शायद पता होती है, लेकिन हमें बस कहने का तरीका भी आना चाहिए होता है। So only the temperature can be only the independent variable or the under the investigation. So we want to keep the size of the beetroot cylinders constant, so that their surface area to volume ratio can also be the kept constant. हाँ, अगर हम size change करेंगे तो surface area to volume ratio भी change हो जाती होती है। ठीक है। Explain why the beetroot cylinders were washed before starting the investigation. हाँ अब्दुल्ला बताते जाओ। To remove any pigment from the surface. हाँ, कई बच्चे लिखे जी टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज और रिमूव एनी केमिकल्स। जब हमने उसको भी किसी केमिकल से ट्रीट ही नहीं किया तो केमिकल उसके ऊपर कैसे लग जाएंगे। और बीट रूट आप सब लोगों ने खाई भी होगी और पता भी होगा, रेड कलर के इसका बड़ा ब्राइट कलर के इसके टिश्यू होता है। तो जब काटते हैं तो इवन नाइफ के ऊपर, सीजर के ऊपर, उसके ऊपर नाइफ के ऊपर ही लग जाता है काफ़ी ज़्यादा इसका पिगमेंट भी। तो उनको इनिशियल पिगमेंट को वॉश आउट कर दें, ताकि जब हम इसको, हमने इसका कलरीमीटर की आई थिंक देखनी होगी। Suggest what the student concluded from their observations and explain your answers. क्या कंक्लूजन था और अपनी एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि उन्होंने क्या इस चीज़ को। सो लाइटेस्ट रेड से डार्केस्ट रेड की तरफ जा रहा है। ओके, उन्होंने किया था वॉश द बीटरूट सिलेंडर्स इन बीकर्स ऑफ रिंसिंग वाटर। Label A, B, C, D. Place beetroot cylinders in each test tube. Place A in a beaker of water at 20. Place B 40. Place C 60. Place D at 80. ठीक हो गया। और ये उन्होंने देखा। Add water from each of the water bath to the test tube placed in it until its beetroot cylinder is just covered with the water. Or leave the beetroot cylinders for 5 minutes and then remove the cylinders from the test tube. Place the test tubes in the test tube rack and observe the water in them. हाँ जी, मैंने देख ली है। अब बताइए। Suggest why the students concluded, what students concluded from their observations. बताओ भाई अब्दुल्ला। Sir, conclusion ये था, as the temperature increases, more red pigment is released. Explanation ये थी कि the membrane is damaged by the heat. Exactly. आप देख रहे हो लाइटेस्ट रेड से डार्केस्ट रेड की तरफ होता जा रहा था। So your conclusion is that as the temperature increases, the loss of pigments from the beetroot increases. और loss of pigment की वजह ये है that as the temperature increases, the cell membrane, its permeability changes, it increases, permeability increase हो जा रही है। दूसरा ये भी साथ हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी बढ़ रही है, एंड द लॉस ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम द बीट रूट सेल्स वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। सो हायर द टेम्परेचर, मोर द big loss of pigment is there, and this is due to the first thing is due to the denaturation of the cell membrane, which eventually uh, allows more pigment to be lost into the surrounding water. Good. State two possible sources of error. For each explain how method could be improved. Sources of error इसमें क्या हो सकते हैं? हुज़ैफा बताएं। सर कि उन्होंने 1 कुनी का वाटर बात किया हैं? किसकी बात की है? सर, ए को उन्होंने वाटर बाथ में नहीं रखा। ए को
सारे रखे हैं, कैसे एक को नहीं रखा? ट्वेंटी वाटर बाथ 40। अच्छा, वो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं रखा कि रूम टेम्परेचर भी तो 20 डिग्री सेल्सियस ही हम एज्यूम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे टेम्परेचर जो है जी नहीं किया। ठीक जी। कौन बता रही है? मरियम के मीर बताइए। सर के टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। किसमें? ऑल टू सारे एक्सपेरिमेंट में? ये एरर हो सकता है। हाँ, उसने सिर्फ ये किया था कि एक ऐसी वाटर बाथ में रख दिया, ये देखिए, add water from each of the water bath to the test tube, placed it in till beetroot is covered with the। अब देखिए वाटर बाथ से उसने वाटर उठा लिया और उसने क्या किया, उसको बीटरूट वाले सिलेंडर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया था। अब पानी जब उठाया तो वो 40 पे या 80 पे या 60 पे होगा, लेकिन जब उसको छोड़ दिया फॉर 5 मिनट्स, ये देख रहे हैं आप, लीव द बीटरूट सिलेंडर्स फॉर 5 मिनट्स, तो जब ये 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, और ये देखिए ऐड वाटर फ्रॉम each of these water baths to the test tube, placed it until the beetroots are just covered। तो बात ठीक है आपकी कि वो इनिशियल टेम्परेचर जो था वो तो 40, 60 या 80 या 20 है, बट विद द 5 मिनट्स टाइम पास्ट ये नहीं हो सकता दैट द टेम्परेचर वुड रिमेन। तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि टेम्परेचर जो था वो वाटर बाथ का उसने मेंटेन नहीं किया हुआ था, वो जस्ट वाटर एट इनिशियल टेम्परेचर तो सेम रहा उसने के लिए। मिस मीरब या कौन है, मिशाल है, मरियम, बताओ बच्चे क्या करें, इसकी इम्प्रूवमेंट भी तो बताओ। सर कि वो मेंटेन थ्रू गिविंग इट। मेंटेन, यस, इसको हम लिख सकते हैं थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ के अंदर रखे। आप ये वर्ड लिख लीजिए, बहुत आसानी से आप पॉइंट स्कोर कर लेंगे। थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ, इम्प्रूवमेंट, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। सोर्स ऑफ एरर यही लिखा ना आपने कि द इनिशियल टेम्परेचर वाज noted, but the temperature was not maintained throughout the 5 minute time। आप यही ऊपर में क्या उस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि उसने सिर्फ बीकर पानी उठाया उसने वाटर बाथ से जिसका टेम्परेचर 60, 40 या 80 था और डाल दिया, और 5 मिनट वो बीट रूट्स को कवर किए रखा उस पानी से। लेकिन क्या 5 मिनट तक आप समझते होंगे कि टेम्परेचर जो था वो 40, 60 या 80 या 20 रहा होगा? बताइए हुज़ैफा। नो सर। नो, तो उस चीज को हम कह रहे हैं कि इसको वो कैसे मेंटेन करें। अच्छा, और कोई बच्चा बताए दूसरा एरर। सर ये भी तो हो सकता है उसने वॉल्यूम मेजर करके नहीं डाला। हाँ, क्यों, देखिए, देख रहा हूँ। शाबाश, आपने, ये बंदे की नजर होनी चाहिए, वो नजर ये थी, यहाँ वो बात कर रहा है जस्ट कवर्ड, ये मैंने वर्ड देखा था, to the breast until the beetroot cylinders, until the beetroot cylinders were just covered with the water। तो अब ये एक वो रॉ
सही किस्म की यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन या एक टेक्निक यूज कर रहा है, और वो टेक्निक बड़ी ही रॉ है। रॉ मीन के उसको रिफाइंड या एक एक्सपेरिमेंटली जैसे करना चाहिए था। तो यहाँ पर तो ये सबके अंदर इतना वाटर डालता कि ना सिर्फ वो कवर कर रहा होता, और वो सारों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर होता। तो he could have measured the water which is being added and should have kept the volume same in all 4 test tubes। ये इसकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आई बात समझ? और कोई और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? Do you think that the same amount of time were given to all these beetroot pieces? क्यों बच्चे? सारे ये जो 5 मिनट का टाइम है, ए बी सी डी, इन सारों को 5 मिनट का टाइम मिला है? हुज़ैफा या मीरब या इब्राहिम बताए। क्योंकि वो जब निकालेगा तो टाइम डिफरेंसेस आ जाएंगे सब में। मैं समझा नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि क्या सभी चारों टेस्ट ट्यूब्स को 5 मिनट का टाइम सभी को मिला? फिर उसने ट्राई की होगी, लेकिन वो 5 एग्जैक्ट मिनट्स नहीं होंगे सबके लिए। नहीं होंगे एग्जैक्टली क्योंकि उसने बस पहली टेस्ट ट्यूब का टाइम नोट किया कि मैंने 000 टाइम पे मैंने वाटर डालना शुरू किया है, ठीक है। तो उसने सारी, लेकिन क्या आखिरी वाली टेस्ट ट्यूब जो उसने भरी होगी जब पानी 80 डिग्री सेल्सियस वाला डाला होगा, तो उस टेस्ट ट्यूब पे को भी वो आप 0 टाइम समझ रहे थे जब उसने ऐड किया है? तो सारी टेस्ट ट्यूबों को बेटा सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिला होगा। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्या तरीकाकार क्या होना चाहिए फिर हमारा? इसकी इम्प्रूवमेंट होती है स्टैगर्ड टाइमिंग। स्टैगर्ड स्टैगर्ड टाइमिंग पता है क्या होती है? कि अगर जो 20 डिग्री सेल्सियस वाली थी, उसको उसने जब टाइम 00 था तब शुरू किया था, तो 40 डिग्री सेल्सियस वाली को पता कब शुरू करे? वो शुरू करे जब 30 सेकंड्स गुजर चुके होंगे। तो 00:30 पे 60 को पता कब शुरू करेगा? 60 डिग्री सेल्सियस वाले को वो शुरू करे 1 मिनट पे शुरू करे, ठीक है। और अब हर एक टेस्ट ट्यूब को 5 मिनट के बाद का टाइम उसको काउंट करे। ये वो तब वाटर निकाले जब फाइनल 5 मिनट्स गुजर चुके हों, ये तब निकाले जब 5:30 हो चुके हों, ये तब निकाले जब 6 मिनट हो चुके होंगे। तो आप देखें कि अब हर एक के अंदर जो फाइनल टाइम है वो पूरा का पूरा 5 मिनट्स होगा। इसको हम स्टैगर टाइमिंग बोलते हैं। इसमें हाउ रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट makes the observations of color more reliable। जी, रिपीटिंग से क्या होता है? कल भी हमने बात की थी, whenever We we can find repeat the average. yes, we get multiple readings, we get multiple readings and find the mean value। रिपीट करने से ये फायदा होता है। हाँ जी, अब ये देखिए उन्होंने क्या आपसे यहाँ पूछा है। कहते सम द रीडिंग्स फ्रॉम द कैलोरी मीटर वाज शोन इन द टेबल। ये देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलोरी मीटर से रीडिंग ले रहा है, 0.6 आ रही है। एक्सपेरिमेंट 2 किया तो 1.6 आई। एवरेज निकाल लेंगे आप, एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। और आपके पास एक्सपेरिमेंट 2 दिया गया हुआ है और एवरेज नहीं दी हुई, और तो ये कैसे निकालेंगे आप एटी की? क्यों बच्चों? तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे।
ऐड करेंगे तो ये वाली रीडिंग कैसे निकालेंगे? सर ये नीचे लिखी हुई है 80 डिग्री पे 8.6। अच्छा, ओह सॉरी, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज रीडिंग फॉर ईच एक्सपेरिमेंट एंड कंप्लीट द टेबल, इंसर्ट द रीडिंग इनटू द टेबल ऑफ रिजल्ट्स। लो, ये क्या बात हुई? ये कैसे है? इतना सा छोटा सा आंसर क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि 8.6 यहाँ निकालना? तो एवरेजेस कहाँ निकली थी जी? अगर हम 8.6 और 9.8 इसकी एवरेज निकालें तो क्या निकलती है? ठीक है जी, आप सारे लोगों ने जी, अब मुझे बताएंगी मिस मीरब, on the grid construct a line graph to show the relationship between temperature and average calorimeter readings. Join your point with ruled straight lines. कल वाला ही ग्राफ यहाँ पर दोबारा पूछा जा रहा है जी। मुझे बताएंगी कि मीरब इसमें एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होगा और वाई पे ओके, एब्जॉर्प्शन जो भी है कैलोरीमीटर रीडिंग और आर्बिट्री यूनिट्स आ जाएगी। ओके, फिर आप लोगों ने जो भी ग्राफ मीन एवरेज आपने लेनी है कैलोरीमीटर की, यहाँ पर एवरेज के साथ आप प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो जब आप प्लॉट करना शुरू करोगे तो मुझे क्या लग रहा है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है लग रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो अच्छा बच्चों, एक आपके सामने मैं रिजल्ट्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और बच्चे ने फिर इनको रूल्ड कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर उसने सही टेम्परेचर लिखा, यूनिट लिखे उसके डिग्री सेल्सियस, कैलोरीमीटर की रीडिंग आ गई, एब्जॉर्प्शन आर्बिट्री यूनिट्स आ गए, और उसकी जो एवरेज वैल्यूज थी उनको उसने प्लॉट कर दिया था यहाँ पर। अच्छा, दिस स्टूडेंट माइट नॉट स्कोर 4 आउट ऑफ 4। आप बता सकते हैं कि उसकी क्या गलती हो रही है? सर उसने पूरा ग्राफ हाँ, क्या बात, उसने तो गलती कहाँ पर है बच्चों, ये बताइए मीरब, गलती फिर कहाँ? नहीं किया हुआ। ग्राफ स्केल उसका अच्छा नहीं था, स्केल जो था वो उसका बहुत छोटा था, वेल प्रोपोर्शनल स्केल नहीं था उसका, और वो बड़ा ही ग्राफ का बस ये देखिए इतना सा पार्ट वो यूटिलाइज कर पाया है, विच इज समवट मैं कह सकता हूँ कि 40% ऑफ द ग्राफ उसने यूज किया। अगर यही स्केल, अब उसका स्केल यहाँ पर था, एंड हो जाता था, उसने आखिरी वैल्यू को देखा नहीं था, अगर वो अपने स्केल को इस तरह स्प्रेड करता कि उसका आखिरी वैल्यू जो थी वो ज़रा थोड़ी दूर एग्जिस्ट करती, वो यहाँ पर आती पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू कहीं यहाँ पर आती, फिर यहाँ पर आती और फिर यहाँ पर आती, तो यही सेम ग्राफ उसके पास ऐसे भी बन सकता था। लेकिन अब उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि उसके मार्क काटे जा सकते थे। तो ग्राफ की बातों के अंदर आप एक ये भी बात याद रखिएगा कि मोर देन 70% ऑफ द ग्राफ जो है बच्चों, दैट मस्ट बी यूटिलाइज्ड। सर इसमें हमने 0 0 पे तो नहीं करना होता एक्स एक्सिस पे। हाँ बिल्कुल, आपने कल वाली बात दोबारा पूछ ली है। देखिए, ये पहली रीडिंग जो है जो हमने 20 पे मार्क करनी है, तो वो अगर हमारी पहली रीडिंग, ये देखिए ये मेरी 20 वाली अगर रीडिंग है जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ मिस मीरब, तो मेरे पास 0 की रीडिंग ही नहीं है मीरब, तो मैं इस रीडिंग को यहीं से शुरू करूंगा, ये नहीं करूंगा कि ये मेरा ओरिजिन जो है जो 0 है उसके साथ मेरा दिल कर रहा है तो मैं यहाँ से ही ग्राफ शुरू कर दूं। मेरे आपके पास रीडिंग नहीं है, आपके पास वैल्यू नहीं है उसकी, तो आप इसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
और अगर अपना ग्राफ आप ब्रेक कर देती हैं, ये ग्राफ अगर आप शुरू में ब्रेक कर देती हैं तो आप यहाँ पर 20 से ही स्टार्ट करती हैं, तो आप पहली वैल्यू जो है वो आप तब ओरिजिन से ले सकती हैं। ये बात समझ आती है? मैथ किया हुआ ना आप लोगों ने, ग्राफ में ऐसे कर लेते हैं ना? हेलो? यस हाँ, तो अगर आप जो है उसको ब्रेक कर देते हो, स्क्वीज कर देते हो, क्योंकि अगर बहुत स्टूडेंट ने काम ही 40 डिग्री से शुरू किया है तो ना 0 की, ना 10 की, ना 20 की, ना 30 की, उसके पास रीडिंग्स ही नहीं है, तो हम अपने ग्राफ को ब्रेक करके फिर हम 20 या 40 से अपना ग्राफ शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको शो कीजिए कि यहाँ पर ग्राफ ब्रोकन है। अच्छा, ये भी कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर इस 0 से 20 से पहले वाले पार्ट को कभी स्केच मत कीजिए। इसको मैंने कल क्या बताया था, क्या वर्ड यूज किया था इसके लिए? कहा था ये बच्चे एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉटेशन पेनलाइज हो सकती है। एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, okay, use your graph to determine the average calorimeter reading for 55 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए आपकी 40 डिग्री पे टेम्परेचर आ रहा था, आपने 60 पे लिया था, आपने 80 पे लिया था, तो अब आप क्या करेंगे कि 55, 40, 50 और ये 55 यहाँ से अपने ग्राफ को कट कीजिए और बीट रूट की वो वैल्यू जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग योर ग्राफ। और शो योर वर्किंग ऑन ग्राफ। जो बच्चा ये मार्क करेगा उस बात का 1 नंबर होगा और एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का 1 नंबर होगा। जी, the photograph shows the section through a human organ. Identify the organ. किडनी आ गया जी। Name the structure labeled E. बताइए हुजैफा, what is this E? सर यूरेटर। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है हमने करना क्या है इसके क्वेश्चन में, कहता है इन द स्पेस बिलो मेक ए लार्ज ड्राइंग ऑफ दिस ऑर्गन एज इट अपीयर्स इन द फोटोग्राफ। अब यहाँ पर मैंने फिर डायग्राम उठाई जो काली थी कि जी बच्चे यहाँ पर शेडिंग करेंगे कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब इसका स्केच या इसकी डायग्राम क्या होगी मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर लेते हैं ये यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अभी ठीक साथ साथ ही कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है उन पे एतराज़ ना कर सकें। जो कल मैंने बातें समझाई हैं, ब्रोकन लाइंस, ओवर ड्रॉन, एजी स्केची लाइंस नहीं होनी चाहिए। अभी बन रही है चीज़। अच्छा, अब इसके हमें क्लियर कट एरियाज जो नज़र आ रहे हैं वो देखिए प्रोपोर्शनेट भी होने चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा किडनी मैंने छोटा कर दिया है। ये देखिए एक बात हो गई। तो ये मैंने, और एक लाइन मैं और ड्रॉ करूंगा। ये देखिए यूं, फिर यूं, ठीक हो गया। आगे देखिएगा, फिर इसी पार्ट को यहाँ से मैंने एक्सटेंड करना है।
इतना, और ऊपर से इस पार्ट को यूं नैरो होता हुआ दिखाना। तो आई बिलीव, हाँ जी, ये हमारा एक एरिया होगा। ठीक हो गया। ये दूसरा एरिया हो गया और ये तीसरा एरिया हो गया। आपके लेबल्स रिक्वायर्ड थे हमें इसके अंदर? मेक अ लार्ज ड्राइंग, नहीं जी, लेबल कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने क्योंकि देख के ड्रॉ करना था इसी स्पेस के अंदर, तो मैंने इसलिए ज़रा थोड़ा जूम आउट किया हुआ था, जूम इन सॉरी किया हुआ था। अब ये डायग्राम जो गिवन स्पेस है उसके अंदर काफ़ी बड़ी बन सकती है, लेकिन आपने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना था। मेरी थोड़े से शेकी हैंड स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये देखिए, इसकी आउटर एजिंग जो है वो यहाँ से जितनी अच्छी स्मूथ बनाएंगे उतना अच्छा आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। फिर उसके बाद अब ऑलमोस्ट हमारी डायग्राम कंप्लीट है। मैं यहाँ पर कोई शेडिंग नहीं करूँगा, कोई शेडिंग किसी भी जगह नहीं करनी, नॉट इवन अ लाइटेस्ट स्ट्रोक। आप दिल कर रहा होगा, बच्चे को टेम्पटेशन होगी कि मैं शायद ऐसे ऐसे लाइनें लगा दूं तो इससे भी बात बन जाएगी अच्छी, नहीं। ठीक है, इस पे अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहते हैं? No, sir. ठीक है। फिर हमने ये ड्राइंग कितनी बड़ी बनानी होती है? अच्छा बेटा, अब देखिए वर्ड उसने क्या यूज़ किया, मेक अ लार्ज। तो रफली अब जो आपके सर ने बनाई है, मुझे तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट साइज जो है वो सेम रह गया। मैं क्या कह रहा था कि मेरे, आप ऑन द सेफर साइड आप पहले रूलर से मेजर कर सकते हैं कि यार ये डायग्राम पेपर पे कितनी बनी हुई है। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर बनी हुई थी ना, तो आप रफली क्या कर सकते थे, आप कहते मैं 5 है तो कम से कम 8 सेंटीमीटर लार्ज तो ज़रूर बना। तो आप एक अपर और बॉटम लाइन यूं फिगर आउट कर लेते और फिर उसको यूज़ करते कि ये मेरा आउटर है मार्जिन, जिसको मैंने फॉलो करना है ताकि मैं इतनी बड़ी डायग्राम तो ज़रूर कवर कर जाता। ठीक है, तो ये बच्चों की टेक्निक्स हैं, मैंने देखा है उन्हें काम करते हुए कि वो मेजर कर लेते हैं और बाद में उसको लार्ज शो करने के लिए रफली उस वैल्यू से, उस डायमेंशन से थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो बट इट शुड नॉट बी इक्वल या सेम साइज्ड, या थोड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। जब उसने लार्ज का है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं जब आप उसकी मेजरमेंट करेंगे कि अगर ओरिजिनल 5 थी तो मैंने 8 या 9 या डबल भी बना सकते हैं तो बनाइए। ये देखिए इतनी बड़ी स्पेस उसने दी हुई है, तो आप एक वेल प्रोपोर्शनड बड़ी अच्छी बड़ी सारी यूं करके डायग्राम आप बनाते, किसी ने आपको कुछ नहीं कहना, ना रोकना था, और ये आपकी डायग्राम बन सकती थी। कहता है ऑन द फोटोग्राफ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एफ एंड जी। अब देखिए उसी ओरिएंटेशन में उसने एफ एंड जी जहां उसने ड्रॉ किया हुआ था वहां पर अपनी भी कहता है कि डायग्राम के ऊपर ऑन द फोटोग्राफ, ऑन द फोटोग्राफ, अपनी डायग्राम के ऊपर नहीं, सॉरी, फोटोग्राफ के ऊपर सेम साइज पे उसी जगह पे एफ एंड जी ड्रॉ कीजिए। मेजर कर लें, मेजरमेंट जो भी आ गई आपकी आ गई। द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन इज 12 सेंटीमीटर। अब जो एक्चुअल थी बच्चों, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, वो 12 सेंटीमीटर थी और यहाँ पर आपने मिलीमीटर में आपने लाइन मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल ये लाइन जो आपने मेजर की ये आती है कोई अगर हम इस साइज पे ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लाइन बन रही है। अगर ये 15 सेंटीमीटर के करीब है तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या बनता है। ये आ गई
150 मिलीमीटर आ जाएगी। अब एक्चुअल जो है विच इज 12 सेंटीमीटर, एक्चुअल आप यहाँ वर्ड लिख सकते हैं। आप पहले कोट कीजिए कि क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर गिवन है, फिर आगे लिख दीजिए 120 मिलीमीटर। ये भी आपने लिख दिया। अब कहता है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑर्गन इन द फोटो। तो फोटोग्राफ वाला जो आपने फोटोग्राफ, सॉरी मैंने इस पे लाइन लगा दी थी अपनी ड्राइंग के ऊपर, ये वाली, ये ये वो मेजर करनी थी हमने, जिसको हम 15 सेंटीमीटर रिज्यूम कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है। हम जरूर पूछिए, मैं इसको लिख दूं। मैग इज इक्वल टू इमेज साइज ओवर एक्चुअल, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी। इमेज साइज आपका 150 मिलीमीटर था और आपका ये था तकरीबन 120 मिलीमीटर। आप सर जो वैसे भी वो निकाल 72 थी उसकी मेजरमेंट मिलीमीटर। श्योर अच्छा 72 थी तो फिर बेटा ये स्मॉल हो जाएगी बिल्कुल। अब फिर हम उसको यूं कर लेते हैं, हमने निकाली 72, एक्चुअल थी 120, तो फिर क्या आंसर आता है 72 डिवाइडेड बाय 120? 0.6 रेट। जी सर 0.6। 0.6 ठीक है। इसकी कोई मैग्निफिकेशन का ये कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशियो होती है और उसके से पहले आप एक्स लगा सकते हैं, दैट टेल्स अस टाइम। सो मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल साइज। तो मैग्निफिकेशन वर्ड जरूर यूज हो रहा है, लेकिन ये याद रखिए कि ये डायग्राम जो है एक्चुअल स्पेसिमेन से छोटी हमें नजर आ रही है, इसकी 0.6 मैग्निफिकेशन है। तो एक्चुअल जो किडनी था वो बड़ा था इससे, और ये वाली डायग्राम जो है ये छोटी है। जी अब आप मेरे पूछिए अपना क्वेश्चन। सर इसका जो वन पार्ट है उसमें हमने एफ पे लाइन ड्रॉ करनी थी, तो हाँ सर जी, F2G हमने लाइन ड्रॉ करनी थी जी। सर उसके उस क्वेश्चन के टोटल 2 मार्क्स हैं, तो इसका 1 मार्क। कहाँ पर है, ठहरो, मुझे उसने क्या कहा है। हाँ, measure and record the length of the line। ठीक हो गया। अब देखिए ना 2 मार्क कैसे थे, आप वहां पर सेंटीमीटर साइड रूलर की यूज कर रही हैं, तो वो आपने ये मुझे उसने अब्दुल्ला ने बताया सर 72 मिलीमीटर आंसर था, तो इसका मतलब है उसने रीडिंग क्या ली होगी 7.2 सेंटीमीटर ही उसने रीडिंग ली होगी। तो बच्चा यहाँ पर अगर पहले लिखता है 7.2 सेंटीमीटर, तो आगे देखता है आंसर मैंने मिलीमीटर में देना है, तो उस कन्वर्जन के भी मार्क हैं बेटा, तो आ जाएगी 72 मिलीमीटर। ठीक है। हाँ जी जी, ये क्वेश्चन, he began by placing the plant in dark room for 24 hours। क्यों रखा जी उसको 24 आवर्स के लिए डार्क में? So initially no starch was present before starting the experiment. सो एक्सप्लेन वर्ड उसने यूज किया है बच्चे, ये भी बताइए। एक्सप्लेनेशन में क्या बताएंगी, कहाँ गया वो स्टार्च, Used up हो जाएगा by किस प्रोसेस में? जी मीरा, किस प्रोसेस में यूज होएगा? रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, he then picked the leaf immediately, prepared it and tested it for the presence of starch। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नेम द टेस्टिंग रिएजेंट ही यूज्ड, बताइए। आयोडीन सॉल्यूशन। वेरी गुड, शुक्र है आपने खाली सिर्फ आयोडीन नहीं लिख दिया। मैं इस चीज़ को मतलब माइंड करता होता हूँ, माइंड इन द सेंस कि मैंने बच्चों को पेनलाइज करता होता हूँ कि आयोडीन तो तीनों फॉर्म में अवेलेबल होती है, लिक्विड में भी, गैस में भी
और सॉलिड के अंदर भी। तो यहाँ पर हमें आयोडीन सोल्यूशन प्रिसाइजली चाहिए। Suit a piece of apparatus for adding the reagent in this test। हम जी कौन सा क्या यूज करेंगे, हम आयोडीन सोल्यूशन इस लीफ के ऊपर ऐड करेंगे, बता सकते हैं? The dropper। ओ, अब ये देखिए एक लम्हे के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी लैब नहीं गए होंगे तो यू माइट बी स्ट्रगलिंग। कोई बच्चा पाइपेट ना लिख दे, ठीक है? कोई बच्चा कोई सिरिंज ना लिख दे, गलत गलत, ठीक है? और बच्चा क्या सोचेगा अगर उसने वो देखा हुआ है, टीट पिपेट्स भी बोलते हैं हम इनको, टीट पिपेट्स भी होती हैं और ड्रॉपर्स भी होते हैं। टीट पिपेट्स वो प्लास्टिक की होती हैं बच्चों, और ड्रॉपर भी होता है। तो ये दोनों रिकमेंडेड पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इसके। लेकिन मार्किंग डिस्क्राइब स्कीम एन में तो पिपेट को भी मार्क दिया हुआ है। क्या किया हुआ है बेटा? सर पिपेट को भी 1 मार्क दिया हुआ है उन्होंने मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम को दिया हुआ है उसने। पिपेट हालांकि मेजरमेंट के लिए होती है, लेकिन पिपेट को उसने बेनिफिट ऑफ डाउट पता क्यों देगा? आप उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप कंट्रोल कर सकते होते हैं, ठीक है? लेकिन पिपेट का ज्यादा बताइए आप हुजैफा, पिपेट का ड्रॉप से ऐड करने के लिए यूज होती है या लिक्विड्स की मेजरमेंट के लिए यूज होती है? सर मेजरमेंट ऑफ 25 मेजरमेंट के डेसिमल्स। लिए होती है, बड़ी प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए होती है। तो ये जहन में रखिए। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देखिए एग्जामिनर कितनी कितने पॉइंट्स पे कितनी कितनी जगह पर दे रहा होता है, और हम अगर फिर भी मार्क्स स्कोर ना कर पाए तो ये हमारी ही सिर्फ बेवकूफ़ियाँ या कह लें कि कोताहियाँ रह जाएंगी। सो कीप इट इन माइंड कि आप लोगों के लिए मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ द two areas of the leaf after the he carried out the test for the stars। डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन बताइए। ये देखिए ये क्या हमें पता चलेगा? हाँ जी, कौन बताएगा? Sir, it remains brown, both of the areas. कैसे आप अब्दुल्ला बता सकते हैं कि ये दोनों ही एरियाज ब्राउन थे? ग्रीन पार्ट भी ब्राउन था और जो बाहर वाला आउटर वाइट एरिया जी वो भी ब्राउन हो गया। सर वो वेरीगेटेड था, उसके अंदर क्लोरोफिल पहले था नहीं, तो बाहर वाला ऑब्वियसली ब्राउन ही रहेगा, और अंदर तो वाले में स्टार्च पहली मैंने कर दी थी, यानी कि हाँ रिमूव। ठीक है, और उसने देखिए वर्ड ऊपर लिखा हुआ है, he began by placing the plant in a dark room for 24 hours and then he picked a leaf immediately and placed it for the presence of stars। तो उसने अंधेरे में रखा और फिर उस लीफ को पिक करके उसने उसको स्टार्स के लिए टेस्ट करना शुरू कर दिया था। ये स्टेटेड है। तो जब उसने लाइट के लिए एक्सपोज ही नहीं किया तो ये दोनों एरियाज हमारे ब्राउन ही आएंगे, बिकॉज नो फुट इन वाइट एरिया। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप देखेंगे एरियाज दे अपीयर क्या है, दे अपीयर ब्राउन सिंस, और उसके ब्राउन होने की वजह ही क्या होती है? देयर वाज नो स्टार फाउंड इन बोथ एरिया। हो गया? आगे देखिए, अब वो पूछता है ही moved plant into bright sunlight for a day, then tested another leaf for the presence of stars। Complete and table the diagram of the leaf student observed at the end of this test। तो ये देखिए, और मैं उसकी आउटलाइन देखने के लिए इसको थोड़ा जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो आप बड़े केयरफुली उस पार्ट को ड्रॉ कीजिए यहाँ पर। ठीक हो गया? और अब आप क्या करेंगे, जो ग्रीन पार्ट होएगा, ठीक है, उसको मैंने इससे मार्क किया है, इसको हम कर देंगे ब्लू ब्लैक।
और इसको लिख देंगे हम येलो ब्राउन। ठीक हो गया। तो ये आपकी लेबल आ गई और आपके इस मार्जिन को ड्रॉ करने का भी 1 मार्क था कि जब तक आप आउटलाइन ना बनाते आप इस पे फुल मार्क नहीं ले सकते थे। Now state your conclusion from this observation about the factors needed for photosynthesis. जी क्या कंक्लूड करते हैं आप कि क्या होगा? तो हाँ बताइए। Chlorophyll and light is needed for the experiment. The part of the leaf which had chlorophyll and received the light would be able to photosynthesize. If either the factor is missing, the plant cannot carry out photosynthesis. ठीक है, मैंने आंसर लिखना है बच्चों, तो मैंने आंसर इन 2 लाइंस के अंदर स्ट्रेच करके एक्सपैंड करके उसको एक प्रोज की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह लिखना है आप लोगों ने। कुछ रह गया है इस पेपर में? फिर लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन यस, लाइट एंड देखिए कंक्लूजन में भी बात यही आ रही है। एक्सप्लेनेशन पता है इसकी, और फर्दर एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि सिंस कार्बन लाइट इज द फैक्टर व्हिच इज कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और फिर वो फोटोसिंथेसिस में ये अब फर्दर हम जाए जा रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। और क्लोरोफिल इज द पिगमेंट व्हिच अब्सॉर्ब्स द लाइट, ये उसकी फर्दर। हमने तो सिर्फ यहाँ पर अपने आप को यहीं रोका है ना। Light and chlorophyll is needed for the photosynthesis to occur. और मैं उसी की बात पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। The area which had both the factors available carried out photosynthesis. जिस एरिया के अंदर दोनों फैक्टर अवेलेबल नहीं थे, either of it was missing, उसने फोटोसिंथेसिस नहीं की। ठीक हो गया बच्चों, ये आज का हमारा ये पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके एक पेपर हम मज़ीद उसमें मैं ऐड अप करूँगा जिसके अंदर हम प्लानिंग एन एक्सपेरिमेंट और या डिज़ाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन जो है ना वो अभी मैंने आपको